नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई है वो अच्छे से चल रही होगी। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे थे। क्लास 6 की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे। ये एक हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री की एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे। क्लास 6 की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, इसमें हमने 2 अध्याय हैं, 2 चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा था, इसका पहला पार्ट हो चुका था, आज दूसरा पार्ट है। जो चीज़ बची हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले पार्ट में हमने क्या क्या चीज़ों को देखा था उसके बारे में एक बार आपको याद दिला देता हूँ, रिकैप करवा लेते हैं। तो बात करें, देखो पहले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। भारत पे किसका राज था? अंग्रेजों का राज था। ठीक है, इस दौरान क्या होता है कि अंग्रेज है वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। जब ये लोग हड़प्पा के आसपास पहुंचते हैं तब इनको क्या होता है कि वहाँ से ईंटें मिलती है। ये ईंटें काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी मजबूत थी। तो इनके जो अधिकारी होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो बड़े अधिकारी को सूचना देते हैं कि भाई यहाँ से ईंटें मिली है। तो बड़े जो अधिकारी होते हैं वो तो हमेशा इग्नोर करते हैं, उनको तो सारा मतलब था नहीं इनसे। तो इन्होंने कहा भाई छोड़ो, क्यों झंझटबारी में पड़े हो, क्यों चक्रों में पड़े हो, आप अपना काम करो, ये जो आपको ईंटें मिली है इसका उपयोग करो और आगे बढ़ो। क्यों फालतू की झंझटबारी ले रहे हो, टेंशन क्यों फालतू की बढ़ा रहे हो, जो काम दिया गया वो करो ना, फालतू ईंटें लेके आ गए हो, माथे में लोगे क्या, ऐसे कह के इनको तो इग्नोर कर दिया। अब ये तो चलता रहा। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में साल आता है 1921 का। 1921 का साल आता है। इसमें क्या होता है कि हमारे एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, हमारे एक पुरातत्वविद थे, पुरातत्वविद थे, इनका नाम था दयाराम, ये दयाराज नहीं है, दयाराम साहनी। क्या नाम था इनका? इनका नाम था दयाराम साहनी। अब ये जो दयाराम साहनी जी थे, ये कौन थे? ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। ये जाते हैं हड़प्पा के क्षेत्र में, हड़प्पा के क्षेत्र में जाते हैं, यहाँ से खोज करते हैं। इनको भी बड़ी बड़ी ईंटें मिलती है, बड़े बड़े घर मिलते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। जब इनको यहाँ से ये सारी चीज़ें मिली, जब आपको भी इस प्रकार की कोई चीज़ें मिलती है तो आपका भी मन क्या करेगा, भाई ये तो कहाँ से मिली है, क्यों मिली है, कुछ ना कुछ तो खास बात होगी ना। तो आपके मन में भी क्यूरियोसिटी आती है। क्यूरियोसिटी मतलब कुछ उछल उछल होती है कि भाई है क्या ये चीज़ें। तो इनके भी मन में आई, चुल मची, मतलब चुल मचती है, इनके भी चुल मची। मैं ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे नेगलेक्ट मत करना, ऐसे मत लेना सीरियस कि ऐसे वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हो, आप बस समझ लेना, थोड़ा फील कर लेना। तो इनके चुल मची, तो इन्होंने क्या किया भाई, जाके करी रिसर्च कि यहाँ से इस प्रकार की चीज़ें क्यों मिल रही है। जब इन्होंने रिसर्च की, इसके बारे में खोज की, तो इनको पता चला ये तो 4 से 5 हज़ार साल पहले की है। ये जो ईंटें हैं, ये जो घर है, ये काफ़ी पुराने हैं। तो इनको और दिमाग में आया कि इतने पुराने हैं, इसका मतलब है कि उस समय में लोग रहते होंगे, इस प्रकार के घर बनाते होंगे, इस प्रकार से ईंटों के घर बनाते होंगे, ये सारी चीज़ें थी। तो वो कहाँ से मिली थी? वो हड़प्पा से मिली थी। तो सबसे पहले जो नगर खोजा गया था वो कौन सा था? वो हड़प्पा था। अगर सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया है नगर, सबसे पहली जो जगह खोजी गई कौन सी खोजी गई? हड़प्पा खोजी गई। तो उसके बाद में जो भी चीज़ें घटित हुई, तो इसलिए इनको क्या कहा गया? हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा गया। आपके भी परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग है, ठीक है, उसके नाम से ही आपका घर जाना जाता है कि भाई उस भाई का घर है ये, उस फलाने का घर है ये, उसका घर है, ऐसे कहा जाता है ना कि भाई उसका परिवार है, ऐसे नाम से जाना जाता है। अंबानी का परिवार है, अदानी का परिवार है, ऐसे जाना जाता है ना। तो इसी प्रकार से जब हड़प्पा की पहले खोज की गई, अगर पहले जन्म किसका हो गया? हड़प्पा का हो गया। तो हड़प्पा के बाद में जो भी शहर खोजे गए, जो भी नगर खोजे गए, वो अलग अलग जगह पर खोजे गए थे, बट इनको क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता कहा गया, क्योंकि पहली खोज हड़प्पा की हुई थी, जो कि 1921 में होती है। और खोज कौन करता है? दयाराम, दयाराम साहनी जी खोज करते हैं। नाम याद रहेगा, दयाराम साहनी है। ये 1921 में हड़प्पा की खोज करते हैं, और इसके बाद में इन सारे जो आसपास से नगर खोजे गए थे, इनको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इन्हें सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो सारे शहर हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण शहर है वो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं। या तो डायरेक्टली सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं, या फिर क्या होता है कि सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है, उनके किनारे बसे हुए हैं, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब आप कहोगे सर लोथल कहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता है? ये तो इनके आसपास भी नहीं है, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? ठीक है, तो सारी सिंधु नदी के किनारे नहीं है, बट ये जो मोस्ट सिटीज है तो सिंधु नदी के किनारे थी, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। ये चीज़ हम देख चुके थे। इसके बाद में हमने बात क्या की थी
कि हड़प्पा के कुछ महत्वपूर्ण शहरों की बात की थी। जैसे कौन कौन से शहर है हड़प्पा सभ्यता में? मोहनजोदड़ो है, धोलावीरा है, लोथल है, कालीबंगा है, बनावली है, चहुंदड़ो है। ये कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जो हड़प्पा के किनारे बसे हुए हैं। फिर इनकी हमने लोकेशन भी देखी थी कि कौन सा शहर कहाँ पर है। हमने देखा था, ये देखो ये इंडस रिवर है, यहाँ ऊपर से इंडस रिवर आ रही है, ये इसकी सहायक झेलम है, ये चिनाब है, रावी, यहाँ पर बसा हुआ है हड़प्पा। रावी नदी के किनारे बसा हुआ हड़प्पा शहर। तो कोई आपको पूछे कि हड़प्पा शहर है वो कहाँ पर है, वो वर्तमान में पाकिस्तान में है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। रावी है वो सिंधु का पार्ट है ना। रावी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है? रावी। रावी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और हड़प्पा है वो सिंधु नदी, सिंधु की जो सहायक नदी है रावी नदी, उसके किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है जी, याद रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो, ये है धोलावीरा है, यहाँ पर ये लोथल है, नीचे रंगपुर है, ठीक है, ये नागेश्वर। यहाँ पे कौन सी रिवर है? साबरमती। यहाँ पे ये माही रिवर है। ये कौन सी नदियाँ हैं उनका भी नाम याद रखना, ठीक है। ये कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखो मोहनजोदाड़ो, ये मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ पे आमरी है, बालाकोट है, ये चहुंदड़ो है, ये कोट दीजी है, ये सारे शहर है। यहाँ पे राजस्थान में कालीबंगा आ जाता है, ऊपर राजस्थान के ऊपर यहाँ बनावली आ जाता है, ये हरियाणा में राखीगढ़ी आ जाता है। तो ये सारे शहर है ये बसे हुए हैं। मोस्ट ऑफ जो है वो कहाँ पर है? नॉर्थ साइड में बसे हुए हैं। चीज़ें याद रहेगी, ठीक है, इतनी चीज़ें याद रहेगी। इसके बाद में हमने क्या बातें की थी कि हमने कुछ विशेषताओं के बारे में बात की थी कि यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। हमने देखा था कि यहाँ से लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं, बाट मिले हैं, मुहरे मिले हैं, मनका मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं, ये ब्लेड मिली है, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिलती है। फिर हमने बात की थी कि यहाँ से एक महान स्नानागार ग्रेट बाथ मिलता है। अब ये महान स्नानागार या ग्रेट बाथ क्या है? ये लंबे चौड़े में फैला हुआ है। महान स्नानागार या ग्रेट बाथ है ना, एक बहुत बड़ा फैला हुआ है। ऐसे आप मान लो इस प्रकार से एक बाथरूम बना हुआ है। बाथरूम वो वाला नहीं, ठीक है, एक अलग प्रकार का ग्रेट बाथ है। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है और इधर भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसके चारों ओर कमरे बने हुए, बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पर बना हुआ है? हमने बात की थी कि हड़प्पा में एक पूर्वी घर है, एक साइड में पश्चिमी घर है, ठीक है। हड़प्पा जो शहर है, हड़प्पा में सभ्यता में जो भी शहर है, जो मोस्ट ऑफ जो सिटीज़ है, जो हड़प्पा पूरी सभ्यता के बारे में बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, तो इसमें अलग अलग शहर हैं, ठीक है जी। तो इसमें है ना, एक तो पश्चिमी भाग में बटा हुआ है शहर है, इसके तो पश्चिम भाग में लोग रहते हैं, एक रहते हैं पूर्वी भाग में लोग रहते हैं। पश्चिमी भाग में लोग रहते हैं, वो लोग कैसे हैं? अमीर है। हमने बातें की थी इसके बारे में। पश्चिमी भाग वाले लोग अमीर हैं, पूर्वी भाग वाले थोड़े गरीब हैं, थोड़े आमजन आ जाता है। पश्चिमी भाग है वो ऊपर बना हुआ है, ऐसे ऊपर धोरे पे है, थोड़ा ऐसे मान लो, थोड़ा ऊंचाई पे। और ये जो आम जनता वाला है थोड़ा नीचाई पे बना हुआ है, ये ऐसे मान लो, ये ऐसे मान लो, ये ऊपर पे बना हुआ है, ये नीचे पे बना हुआ है। इसके भी चारों ओर दीवार है, इसके भी चारों, पूर्वी और पश्चिमी दोनों के चारों ओर दीवारें बनी हुई। दीवारें क्यों हैं भाई? कोई लूट मार न कर ले, सुरक्षा के लिए, जानवर वगैरह, जंगली जानवर वगैरह अटैक न कर ले, इन सब से बचने के लिए जो भी घर वगैरह थे उनके चारों ओर दीवारें भी की जाती है, ठीक है। पश्चिमी पूर्वी की भी आपको पता चल गया कि पश्चिम में क्या है, पूर्व में क्या है। पश्चिम थोड़ा ऊंचाई पर है, पूर्वी नीचाई पे। पश्चिम में आम जनता नहीं रहती है, वहाँ पे खास जो कुलीन वर्ग है, जो पैसे वाले लोग हैं वो रहते हैं। और पूर्व में कौन रहते हैं? गरीब लोग रहते हैं। पूर्व थोड़ा बड़ा है कि देखो आम जनता है वो ज़्यादा होती है ना, राजा तब 1 2 4 फैमिली होगी, लेकिन आम जनता होगी वो ज़्यादा होगी। तो पश्चिम वाला जो है वो बड़ा भाग है और पूर्व में कम है। तो जो हमें ये ग्रेट बाथरूम मिला है ना, ये कहाँ मिला है? ये हमें पश्चिम में मिला है। अब ग्रेट बाथरूम वगैरह है, वीआईपी ऐसे घर है, वो तो अमीर लोगों के पास ही होंगे। तो ये मिला है पश्चिम में मिला है। इसके इधर भी सीढ़ियाँ बनी हुई है अंदर जाने के लिए, इसके इधर भी सीढ़ियाँ बनी हुई है, इसके चारों ओर मकान बने हुए हैं। ये इसकी विशेषताएं याद रखना कि ग्रेट बाथरूम कहाँ मिला है। ग्रेट बाथरूम मिला है पश्चिम की ओर से मिले, सिटाडेल कहा जाता है, जिसे राजाओं का घर कहा जाता है, वहाँ से मिला है। इसके दोनों साइड सीढ़ियाँ है, फिर चारों ओर मकान बने हुए हैं। राजा जो भी वीआईपी लोग होते थे उस टाइम के, जो अमीर लोग होते थे, लौंडे लपाटे, वो अमीर वाले होते थे ना, अमीर कैटेगरी में, तो वो भी देखो हम स्विमिंग पूल में जाते हैं, खास खास दिन में स्विमिंग पूल में जाते हैं, तो वैसे ये लोग भी स्विमिंग पूल में आते होंगे। यहाँ सीढ़ियों से उतरते होंगे, यहाँ पे नहाते होंगे, फिर यहाँ पे कुआं था, कुएं से पानी इसमें आता होगा, जैसे ये नहा लिए फिर इस पानी को वापस बाहर निकाल दिया जाता था। और इस प्रकार से इसे ईंटों से, चारकोल से बनाया जाता था, ताकि ये जो पानी है इसका रिसाव भी ना हो जाए, मतलब पानी नीचे न चला जाए, इसलिए ईंटें बिछाई जाती थी, ईंटों के ऊपर चारकोल लगाया जाता था, ताकि पानी है वो स्टोर करके रहे। ठीक है जी, ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी महान स्नानागार के बारे में।
और इसका यूज़ कहाँ होता था? खास वर्ग के दौरान होता था, कोई धार्मिक प्रोग्राम होते थे तब इसका उपयोग किया जाता था, या फिर कुछ विशेष त्योहारों पे इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, कुएं से इसमें पानी भरा जाता था, तो ये सारी चीज़ें इसमें घटित होती थी। ये बात समझ में आ गई। ये चारकोल का उपयोग किया जाता था ताकि पानी है उसका बाहर रिसाव ना हो। दोनों ओर सीढ़ियाँ थी उतरने के लिए, फिर इसके चारों ओर मकान बनाए जाते थे। और उसमें कौन लोग रहते थे? उसमें अमीर लोग रहा करते थे। अमीर मतलब वो उस टाइम में समझ लो, उस टाइम में जो भी वीआईपी कैटेगरी होती ना, ऐसे अंबानी अदानी वाले लोग तो वहाँ पे रहते होंगे, अंबानी अदानी हैं वो वहाँ पे रहते होंगे। ठीक है जी। अब हमने देखा था कि हड़प्पा से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है, कुछ नगरों में भंडार गृह मिले हैं। ये सारी चीज़ें उस टाइम में अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें हमें मिली है। इसके बारे में हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी भवनों के बारे में। उस टाइम में हमें भवन देखने को मिलते हैं, तो हमें देखा था कि एक बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिली है, नाले देखने को मिले हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में बात की है। अब हम आगे इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी डिटेल में कि किस प्रकार से चीज़ें मिली है, उसका उपयोग क्या है। तो पहले तो हम बात कर लेंगे हड़प्पा के बारे में, ठीक है। उसके बाद में हम आगे की चीज़ें देखेंगे। हड़प्पा शहर था, उसकी क्या विशेषता थी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो देखो हड़प्पा से हमें क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्यों के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखो हड़प्पा से हमें अलग अलग प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे अब देखो साक्ष्य मतलब क्या होते हैं? साक्ष्य मतलब होते हैं सबूत, ठीक है, प्रूफ कहते हैं ना हम, वो प्रूफ होते हैं। तो क्या क्या प्रूफ मिले? प्रूफ मतलब कुछ ऐसी चीज़ें मिली होगी जिसका उपयोग करके हमने बताया हो कि हड़प्पा की ये विशेषता है और मोहनजोदड़ो की ये विशेषता है। तो अब ऐसे क्या क्या हमें प्रूफ मिले हैं, क्या क्या हमें चीज़ें मिली हैं, ठीक है, जिसके आधार पे हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकें। ठीक है, तो बात करते हैं कालीबंगा और लोथल की। तो यहाँ से क्या अग्निकुंड मिले हैं, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा और लोथल, ये जो दो शहर है, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान है। लोथल कहाँ है? गुजरात। यहाँ से क्या मिले? यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं। अब अग्निकुंड मिले हैं, इसका मतलब क्या होता है? अब अग्निकुंड क्यों बनाए जाते होंगे? इसका मतलब यज्ञ होता है। तो उस टाइम में हम जैसे ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे हमें अगर यूपीएससी पूछे कि भाई क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में यज्ञ होते होंगे, डायरेक्ट तो हमें कहीं पता नहीं चलेगा भाई यह यज्ञ होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन हमें साक्ष्य मिलते हैं कि कालीबंगा और लोथल, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। इस आधार पे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस टाइम में यज्ञ है वो होते होंगे। ठीक है, ऐसे हम यूज कर सकते हैं, इसको दिमाग लगा सकते हैं ऐसे इनडायरेक्टली। ठीक है जी, अगर ऐसे आपको आए दिमाग लगाना है, आपको पता कैसे करना है कि क्या चीज़ें मिलती है क्या चीज़ें नहीं मिलती है, तो इसे इनडायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ शहर हैं, वहाँ पे भंडार गृह मिले हैं। मतलब अन्न भंडार गृह, अन्न भंडार गृह क्या होते हैं? कोठियाँ होती बड़ी बड़ी, उसमें अन्न को स्टोर करके रखा जाता है, जो भोजन होता है उसको स्टोर करके रखा जाता है। और ये कहाँ से मिला है? ये हमें मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा जो शहर है पाकिस्तान में, वहाँ से मिला है। मोहनजोदड़ो ये कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में, यहाँ से मिला है जोदड़ो। और कहाँ से मिले हैं? और हमें लोथल से। तो ऐसे कुछ शहर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनसे हमें है ना अन्न के बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वहाँ पर अनाज को स्टोर करने की भी व्यवस्था रही होगी। जो भोजन है, जो अनाज है, वो एक्सेसिव अमाउंट में होता होगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में होता होगा। ज़रूरत आपको 10 किलो की है, आपकी 10 बोरी बाजरी हो रही है, 10 बोरी गेहूँ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास में अनाज है वो ज़्यादा है तो आप उसको स्टोर करके रख रहे हो। तो वहाँ पर अनाज को स्टोर करने के लिए ऐसी कोठियाँ बनाई जाती थी। पहले गाँवों में भी ऐसी कोठियाँ बनाई जाती थी, जिससे क्या होता, अनाज को स्टोर करके रखा जाता है। मिट्टी की ऐसी बनाई जाती थी, वाइट कलर की हुआ करती थी। तो वैसी ही व्यवस्था उस टाइम में हड़प्पा में भी होती थी। ठीक है जी। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हमें हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और लोथल से इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में हम बात करते हैं उस टाइम के भवन जो थे, घर थे, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम उस टाइम के भवन और घरों के बारे में बात करें, तो घर है वो 1 मंजिला भी होते थे, 2 मंजिला भी घर देखने को मिलते थे। घर है वो 1 मंजिला भी होते थे, 2 मंजिला भी देखने को मिलते थे। अब 1 मंजिला तो वो नॉर्मल चीज़ है, बट ये जो 2 मंजिला घर देखते हैं तब थोड़ा शौक हो जाता है कि उस टाइम में कैसे पॉसिबल किया होगा। उनके पास में तो सीमेंट भी नहीं थी, क्या ऊपर उन्होंने लगाया होगा, छत पे क्या लगाया होगा, कैसे दूसरा ऊपर मकान बनाया होगा। लेकिन ये भी व्यवस्था देखने को मिलती है कि इस समय हमें 2 मंजिला भी घर देखने को मिले हैं।
अब ये 2 मंजिला कहाँ कहाँ से देखने को मिले हैं? हमें मोहनजोदड़ो से भी 2 मंजिला देखने को मिले हैं, हमें हड़प्पा से भी 2 मंजिला घर के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है जी। इसके बाद में हमने एक और चीज़ बात की थी, घरों के बीच में आंगन होता था, आंगन के चारों ओर है वो कमरे बने हुआ करते थे। ये बीच में आंगन है, इसके चारों ओर 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरे और ऐसे 4 कमरे बने होते थे, और यहाँ से एंट्रेंस होता था वो अंदर की ओर, जिसे पोड़ कहा जाता है। आज के टाइम में कहते हैं ना पोड़। आप पोड़ का मतलब आप नहीं समझोगे, लेकिन आप समझ लो कि घर में एंट्रेंस होता है ना, एंट्रेंस में ऊपर छत डाली जाती है। यहाँ से आप गेट से एंट्री कर रहे हो तो ये जो गेट होता है उसके ऊपर ये छत डाली जाती है, और ये थोड़ा कमरे टाइप होता है, तो इसे पोड़ कहा जाता है। तो ऐसी व्यवस्था उस टाइम में हुआ करती थी। ठीक है जी। घरों में स्नानागार, प्रत्येक घर में एक ना एक बाथरूम बना हुआ होता था। जब हम बात करते हैं कि आज की विशेषता क्या है, तो प्रत्येक घर में एक बाथरूम बना हुआ होता था, साथ ही साथ में कुएं भी बने हुए होते थे। ये तो भवनों की विशेषता है। फिर बात करते हैं नालों के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम कैसे हुआ करता था। तो उस टाइम में कई घरों में नाले हुआ करते थे, और ये जो नाले हैं वो ढके हुए होते थे, इस पर ऐसे ईंटें रखी जाती थी, ईंटें लंबी हुआ करती थी और नालों के ऊपर रखा जाता था, जिससे क्या होता था, नाले में जो गंदा पानी है वो बाहर ना आ जाए, उसकी जो बदबू है वो बाहर ना आए, तो इसे ढका जाता था। आज के टाइम में देखते हैं तो आज भी हमें नाले ढके हुए नहीं मिलते हैं, बट ये कब की बात हो रही है, आज से 4,000 साल पहले की बात कर रहे हैं, और उस टाइम में नाले हैं वो ढके हुए हुआ करते थे। साथ ही साथ में ये जो नाले हैं ना, ऐसे थोड़े ढलान की ओर होते थे, ऊपर ये घर बने हुए तो ऐसे ढलान की ओर, ताकि क्या ये पानी है वो बिना रुके आगे बढ़ जाए, इस प्रकार की भी व्यवस्था हुआ करती थी। साथ ही साथ में ये जो नाले हैं ना, ये एक बड़े नाले में जाके मिल जाते हैं। अब यहाँ से ये नाला जा रहा है, पतला नाला है, फिर यहाँ से ये बड़ा नाला आ गया, अब ये है इसमें मिल गया। ठीक है। फिर ये आगे बढ़ा, यहाँ पे एक और बड़ा नाला आया, तो यहाँ पे छोटे छोटे नाली है वो बड़ी नाली में, और बड़ी नाली और बड़ी नाली में मिल जाती थी, और इस प्रकार से पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह, गंदा पानी है उसको भेज दिया जाता था। तो इस प्रकार की ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, नालों की व्यवस्था हुआ करती थी। अब ये जो बड़ा नाला है वो ढका होता था, तो यहाँ पर एक मैन होल होता था, इससे क्या होती थी, साफ सफाई की जाती है। आज भी आप देखते हो कि कई मूवीज वगैरह में वो ढक्कन खोल के हीरो है या विलन बाहर आते हैं, फिर गाड़ी को उड़ा देते हैं, तो इस प्रकार की भी व्यवस्था उस समय में हुआ करती थी। तो आप देख रहे हो कितना एडवांसमेंट हुआ करता था। ये जो नाले हैं वो घरों से जुड़े हुए होते थे, और बड़े नालों से भी जुड़े हुए हुआ करते थे। तो ये तो कुछ नालों के बारे में है। फिर हम बाद में बात की थी नगरीय जीवन के बारे में। उस समय नगरीय जीवन कैसा था, नगरों में लोग किस प्रकार से रहते थे, इसके बारे में भी हमने बात की थी। तो हड़प्पा के लोग हैं वो बड़ी हलचल रहा करती थी। बड़ी हलचल मतलब नगर में काफ़ी ज़्यादा लोग रहा करते थे, काफ़ी ज़्यादा हलचल हुआ रहती थी। ठीक है। कई लोग रहते थे वहाँ पे। ठीक है। बड़ी बड़ी इमारतें हुआ करती थी, और लोग हैं वो पूरे दिन काम में लगे रहते थे। कुछ लोग इमारतों का काम करते थे, कुछ लोग पेंटिंग का काम करते थे, कुछ कुम्हार थे तो वो बर्तन बनाने का काम करते थे, कुछ हल बनाने का काम करते थे, खिलौना बनाने का काम करते थे। तो अलग अलग अपना अपना काम में लगे रहते थे। ठीक है। और ये जो शासक वगैरह होते थे, रूलर होते थे, उस टाइम में रूलर का है, हालांकि कोई ऐसे नहीं है कि वहाँ पे आज के टाइम में राजा होते हैं, वैसा सीन होता था जब हमारे अशोक है, ठीक है, मौर्यन एम्पायर में जब अकबर है, तो ऐसे राजा तो नहीं थे, बट फिर भी कुछ विशेष लोग हुआ करते थे जो पूरा रूल करने का काम करते थे, उसे मैनेज करने का काम करते थे। ठीक है। ऐसा साक्ष्य तो नहीं मिला कि इस प्रकार के राजा हुआ करते थे जो हमारे मध्यकालीन भारत में हुआ करते थे या प्राचीन भारत में हुआ करते थे, बट कुछ डिफरेंस थी कि वहाँ पे जो राजा थे इतना परेशान नहीं करते थे। थोड़ा क्या होता कि अलग, मतलब वो नहीं दिखते थे भाई कि हाँ ये राजा का पूरा सिस्टम ही अलग है, वहाँ नौकर वगैरह काम करे, बट थोड़े वो अमीर होते थे, थोड़े मतलब स्पेशल कैटेगरी में आते थे, वीआईपी हुआ करते थे। और इनका काम क्या था, उन्हें मैनेज करना पड़ता है। आप समझ लो आज के टाइम में जो पार्षद वगैरह नहीं होते, इस टाइप से वो रहा करते थे, तो मैनेज करने का उनका मुख्य काम हुआ करता था। तो शासक वगैरह का यही उस टाइम में काम था। ठीक है। फिर हमें पता चला कि वहाँ पे नगर हुआ करते थे, नगरों में शिल्पकार रहते थे। ये शिल्प क्या करते थे, शिल्प अलग अलग प्रकार के मनके बनाते थे, बाट बनाते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे, ये सारी काम करने का उनका काम था। ठीक है। ये सारी चीज़ें अब देख ली। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो जो सिटी है उसके बारे में बात करते हैं। नगरीय जीवन के बारे में हमने देख लिया था। ठीक है। नगरीय जीवन क्या है, क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, मन के बाट वगैरह के बारे में हमने बात की थी। अब एक सिटी है मोहनजोदड़ो, यहाँ पे ये बसा हुआ मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में बसा हुआ है। कहाँ पर बसा हुआ है, पाकिस्तान में बसा हुआ है। एक बार आप चीज़ें याद रखना कि कौन सा जो सिटी है वो कौन से रिवर पर बसी हुई है। तो मोहनजोदड़ो कौन से रिवर पर है, एक बार लिख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं सिटी, यहाँ पे लिखते हैं नदी। तो मोहनजोदड़ो
कौन सी नदी पर है ये? तो मोहनजोदड़ो है वो कौन सी? सिंधु नदी पर है, इंडस रिवर पर है। ठीक है जी। फिर बात करते हैं हड़प्पा। हड़प्पा में अभी हमने देखा था ये रावी नदी पर है। हड़प्पा कौन सी नदी पर? रावी नदी पे। फिर हमने देखा था कि कालीबंगा कौन सी नदी पर बसा हुआ? ये घग्गर नदी पर बसा हुआ कालीबंगा। फिर हमने बात की थी लोथल, ये कौन सी नदी पर है? तो ये भोगवा नदी पर है। लोथल कहाँ पे? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। तो ये कौन सी नदी पर बसे हुए हैं, ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। ये शहर है, इसकी क्या खासियत थी, क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिली हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करें मोहनजोदड़ो की, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि 7000 साल पहले, कितने साल पहले? 7000 साल पहले यहाँ से है ना कपास की खेती होती थी। यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, कुछ प्रूफ मिले हैं, कुछ सबूत मिले हैं, जिसके आधार पे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ पे कपास की खेती हुआ करती थी। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि हमें है ना कपास के बीज वगैरह मिले हैं। जब कपास के बीज मिले वहाँ से, जो कपास के वहाँ से अवशेष कुछ मिले हैं, जब हमने वो उसकी खोज की, जब कार्बन डेटिंग वगैरह की, तब हमें पता चला कि ये तो 7000 साल पुराने हैं। और वो कहाँ से मिले थे? वो मोहनजोदड़ो से मिला है। अब अवशेष थे बहुत पुराने भी हैं, ठीक है, और मिले भी मोहनजोदड़ो से। तो हमने अनुमान लगाया कि यहाँ पर कपास की खेती हुआ करती होगी। यहाँ पे है जो कपास की खेती बड़ी मात्रा में हुआ करती होगी, और ये 7000 साल पहले की है। ठीक है जी, इतना याद रहेगा। उसके बाद में हमने बात की थी कि कुछ कपड़े के टुकड़े भी मिले हैं, कुछ कपड़े के टुकड़े मिले हैं, साथ ही साथ में कुछ चांदी के अवशेष भी मिले हैं। अब ये हम क्या अवशेष, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लोग कपड़े पहनते होंगे। जी हाँ, उस समय लोगों ने कपड़ा पहनना वो प्रारंभ कर दिया था। ये जो कपास वगैरह मिलते थे यहाँ पे, उनसे लोग सुताई करके, बुनाई करके कपड़ा बनाते थे। आज के टाइम जैसा नहीं होगा, बट वो वैसे होता ना, शेरों के जैसा, वो खाल जैसा नहीं होता, इस प्रकार का वो कपड़ा पहनते होंगे, धोती जैसा कपड़ा पहनते होंगे, बट कपड़े के टुकड़े के अवशेष हमें जरूर मिलते हैं। तो अगर आपको कोई सवाल पूछ ले कि क्या हड़प्पा के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग या मोहनजोदड़ो के लोग कपड़े का उपयोग, हड़प्पा सिटी के बारे में नहीं कह रहे, हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, उसमें एक शहर है, जैसे भारत एक सभ्यता है, भारत एक पूरा देश है, उसमें एक शहर है दिल्ली। अब तो दिल्ली की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं, मुंबई की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से हड़प्पा एक पूरा देश मान लो, एक सभ्यता मान लो पूरी, उसमें एक शहर था जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मोहनजोदड़ो में 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। साथ ही साथ में यहाँ से कपास के टुकड़े मिले हैं, और ये जो कपास के टुकड़े मिले हैं, इससे कपड़ा बनाया गया था। तो हमें कपड़े के टुकड़े के अवशेष भी मिले हैं, साथ ही साथ में हमें चांदी के अवशेष भी मिले हैं। इसका मतलब है कि हड़प्पा के लोग हैं वो चांदी से वाकिफ थे, उन्हें चांदी के बारे में पता था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी पूछती है कि ये हड़प्पा के लोग क्या चांदी के बारे में जानते थे, क्या हड़प्पा के लोग सोने के बारे में जानते थे, क्या हड़प्पा के लोग तांबे के बारे में जानते थे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से चांदी के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हड़प्पा के लोग हैं वो चांदी के बारे में जानते होंगे, क्योंकि चांदी के अवशेष मिले हैं तो जानते ही होंगे ना। तो हाँ, हमें ये अवशेष मिलते हैं। उसके साथ साथ में हमें फूलदान के ढक्कन भी मिले हैं और तांबे की वस्तुएं भी मिली हैं। अब तांबे की वस्तुएं मिलती हैं, हमें कपास मिल रहा है यहाँ से, हमें कपड़े के टुकड़े मिल रहे हैं यहाँ से, फूलदान मिल रहा है। इसका मतलब है ये लोग हैं काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानते थे। तांबे के बारे में जानते थे, चांदी के बारे में जानते थे, कपड़े के बारे में जानते थे। और ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी इस प्रकार के सवाल पूछती है कि क्या ये लोग इसके बारे में जानते थे या नहीं जानते थे। इसलिए ये जो डायरेक्ट सीधी सीधी लाइनें लिखी होती है, इसमें से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। इसके अलावा यहाँ से हमें क्या मिलता है, तकलियाँ। अब ये तकलियाँ क्या होती है? तकलियाँ ये होती है कि जो कपास वगैरह जो होता है ना, उसे काटने के लिए, काटते हैं ना कपास को, ये गांधी जी चरखा चलाते थे, तो इसी प्रकार के आप समझ लो चरखे हुआ करते थे, थोड़े छोटे हुआ करते थे, थोड़ा अंतर हुआ करता था। बट हमें तकलियाँ मिली हैं, हमें फैंस मिलते हैं। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय में लोग कपास को काटते थे, कपास काटने का काम हुआ करता था, कॉटन को काटने का काम हुआ करता था। तो ये हमें पता चलता है क्योंकि हमें तकलियाँ मिलती है। तो ये चीज़ें ऐसे लिंक किया करो, इन चीज़ों को, इनको लिंक करोगे, इनको आपस में जोड़ोगे, तभी आपको पता चलेगा कि इस समय क्या क्या चीज़ें मिलती थी
उनका क्या उपयोग हुआ करता था। तो इस प्रकार से आप है वो डॉट को कनेक्ट कर सकते हो। ऐसे डायरेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा कि लोग है वो सूत काटने का काम करते थे, कपास काटने का काम करते थे, बट ऐसी आपको लाइन मिल जाएगी जैसे तकलियाँ मिलती है सूत काटने में काम आती थी। इसका मतलब लोग वहाँ पे ये काम करते होंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ में एक मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, एक पत्थर की मूर्ति मिली है। कैसी मूर्ति मिली है, आपने ये मूर्ति देख ही रखी होगी, फेमस ऐसी मूर्ति है, ठीक है। इस प्रकार का ये नाक है, यहाँ पे इसने गहने पहने हुए हैं, यहाँ पे इसने जो कपड़े पहने हैं ऐसी वहाँ पर एम्ब्री की हुई है, एम्ब्री मतलब वहाँ पे ऐसी डिज़ाइन बनाई हुई है। ये जो डिज़ाइन बनाई है इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मूर्ति मिली है, उसने अलग अलग प्रकार के गहने पहन रखे हैं, कपड़े पहन रखे हैं, तो ये डिजाइनिंग कपड़े वगैरह इन्होंने पहन रखे हैं। तो इस प्रकार की हड़प्पा का क्या एक शहर है मोहनजोदड़ो, वहाँ से ये मूर्ति मिली है। मूर्ति के शरीर पे दाढ़ी भी है, यहाँ पे ये चेहरा है ना, यहाँ पे दाढ़ी भी है मूर्ति के। ये मूर्ति आप एनसीईआरटी में देखना, आपको ये मूर्ति मिल जाएगी। दाढ़ी है, इसने शॉल ओढ़ी हुई है और शॉल पे क्या है चित्र वगैरह बना हुआ है, और ऊपर यहाँ पे सिर पे मुकुट भी है, यहाँ पे इतना सा इसके मुकुट भी बना हुआ है। तो इसके बारे में याद रखना कि ये मूर्ति कहाँ से मिली है। ये मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, और ये मूर्ति है इसको देख के ही हम अंदाजा लगाते हैं कि ये किसी वीआईपी आदमी की मूर्ति होगी, थोड़ा जो कलिष्ठ है, थोड़ा पैसे वाला है, उसकी ये मूर्ति रही होगी, राजा महाराजा की ये मूर्ति रही होगी। और ये अंदाजा हम कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि इसने मुकुट पहना हुआ है, इसने थोड़े गहने आभूषण वगैरह पहने रखे हैं जो आम जनता से इसे अलग करते हैं। समझ में आ गई ये बात, याद रहेगी, ठीक है जी, याद रहेगी। उसके बाद में क्या हुआ, हमें एक चीज़ मिलती है कि यहाँ पर कपास की और कच्चे माल की भी खोज होती थी। कच्चा माल मतलब ये होता है रॉ मटेरियल। जैसे कि आप है ना क्या करते हो, एक बैटरी मोबाइल बनाते हो, तो मोबाइल में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, बैटरी यूज़ होती है। बैटरी में क्या लिथियम यूज़ होता है। ये लिथियम क्या है, लिथियम कच्चा माल है, ठीक है जी। रोटी बनाते हो, रोटी में जो गेहूँ है वो क्या है, कच्चा माल है। आप कुरकुरे बनाते हो, आप बिस्किट बनाते हो, तो उसमें जो चीज़ें यूज़ होती है वो कच्चा माल है। तो यहाँ पे लोग कच्चे माल का भी उपयोग करते थे। कच्चा माल जैसे कि अनाज का उपयोग करते थे, वहाँ पे घास का उपयोग करते थे, इस पत्थरों का उपयोग करते थे, इसे कच्चे माल का रूप में उपयोग करते थे, और उससे और भी चीज़ें बनाते थे। पत्थरों का उपयोग करके उन्होंने गहने भी बनाए थे, जैसे कि पत्थरों के गहने होते थे, लकड़ियों के गहने बनाए जाते थे, सोने चांदी के गहने बनाए जाते थे। तो ये सब कच्चे माल के बारे में लोग जानते थे। अब बात करते हैं इनके आयात के बारे में। ये लोग कहाँ कहाँ से आयात करते थे, तो हड़प्पा के लोगों के आयात के बारे में अगर बात करें तो ये लोग कहाँ कहाँ से आयात करते थे। सबसे पहले बात करते हैं तांबा। तांबे का ये लोग आयात कहाँ से करते थे, तो तांबे का लोग ये आयात करते थे राजस्थान से। आपको पता है राजस्थान में तांबे की बहुत ज़्यादा मात्रा देखने को मिलती है। आज भी राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में तांबे वगैरह की मात्रा अच्छी देखने को मिलती है, ठीक है। तो राजस्थान से तांबे का आयात करते थे कौन लोग, तो ये हड़प्पा के लोगों के बारे में बात करते हैं कि हड़प्पा के जो लोग हैं, मोहनजोदड़ो के जो लोग हैं, वो कहाँ कहाँ से आयात करते थे। अलग अलग शहरों में बसे हुए हैं, जैसे कि एक मुंबई में बसा हुआ है, एक कहाँ बसा हुआ है, मुंबई में बसा हुआ है, एक दिल्ली में है। तो ये लोग आयात एक दूसरे से करेंगे, तो हम आयात के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली बात की हमने तांबा, तांबे का ये आयात कहाँ से करते थे, राजस्थान से करते थे। दूसरा क्या आता है, दूसरा था टीन। ये टीन का आयात ये कहाँ से करते होंगे, अफगानिस्तान से करते थे। आज का जो अफगानिस्तान है ना, वहाँ से ये लोग टीन का आयात करते थे। ईरान से भी ये टीन का आयात करते थे। अफगानिस्तान है, ईरान है, यहाँ पे मैंने ईरान लिखा है, ठीक है। तो ईरान से भी ये लोग आयात करते थे। साथ ही साथ में हमने देखा सोना, गोल्ड का आयात, ये देखो इसका मतलब टीन से वाकिफ थी, तांबे से वाकिफ थी, सोने से वाकिफ थे। और सोने का आयात कहाँ से करते थे, ये लोग कर्नाटक से करते थे। एक मूवी आई थी KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, KGF मूवी आई थी, तो वहाँ पे सोने का जो आयात, वहाँ पे सोना बहुत ज़्यादा था। इसका मतलब ये कर्नाटक से सोने का आयात करते थे। ऐसे याद रखना है। तांबा राजस्थान में ज़्यादा था, तो तांबा राजस्थान से मंगवाते थे। टीन वगैरह चीज़ें है वो अफगानिस्तान, ईरान वगैरह से मंगवाते थे। सोना कर्नाटक में आज भी ज़्यादा है, तो ये कर्नाटक से सोना मंगवाते थे। बहुमूल्य पत्थर वगैरह, ऐसे जो पत्थर वगैरह थे, ये लोग गुजरात से मंगवाते थे। तो बहुमूल्य पत्थर लिख लो कहाँ से, गुजरात से। तो गुजरात से बहुमूल्य पत्थर वगैरह मंगवाया करते थे। चीज़ें याद रहेगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है जी। अगर दिक्कत नहीं तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये लोग भोजन में क्या खाते थे, खाना किस प्रकार का खाते थे, भोजन क्या करते थे। ऐसे भी क्वेश्चन UPSC वो पूछती है। तो बात करते हैं गाँवों व शहरों में जो लोग रहते थे ना,
वो क्या करते थे, अनाज उगाते थे। हम बात कर रहे हैं कि ये लोग भोजन में क्या करते थे, ठीक है, फूड के बारे में बात कर रहे हैं इनकी। तो ये लोग क्या करते थे, अनाज उगाया करते थे। गाँवों के लोग हैं वो अनाज उगाते थे, जानवर पाला करते थे। अब यहाँ से जो अनाज उगते था, जानवर का जो दूध वगैरह था, मीट वगैरह था, वो लोग शहरों में पहुँचाते थे। गाँवों के लोग हैं, यहाँ से जो अनाज वगैरह, आज भी ये सारा सिस्टम चलता है, गाँवों में चीज़ें उगाई जाती है, उसको शहरों में बेचा जाता है। तो ये टाइम, उस समय भी ये सारी चीज़ें होती थी। ठीक है जी। गांव के लोग हैं वो शासकों व नगरों के लोगों के लिए खाने का काम करते थे। लोग क्या करते थे, वो खाना उगाने का काम करते थे, जैसे कि अन्न उगाने का काम करते थे, ठीक है, दूध निकालने का काम करते थे, मवेशी पालने का काम करते थे। और ये सारी चीज़ें हैं वो गाँवों में, और जो गाँवों के लोग हैं वो शहरों में, और जो राजा वगैरह होते थे उनके लिए ये सारी चीज़ें भेजने का काम करते थे। ठीक है। अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ से गेहूँ, क्या क्या पता चलता है, यहाँ से गेहूँ के अवशेष मिले हैं, यहाँ से जौ के अवशेष मिले हैं, यहाँ से दालों के अवशेष मिले हैं, यहाँ से धान के अवशेष मिले हैं, यहाँ से मटर के अवशेष मिले हैं, तिल के अवशेष मिले हैं, और किसके, सरसों के अवशेष मिले हैं। क्या ये मैंने नाम बताया, याद रखना, यूपीएससी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि उस समय में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती, तो गेहूँ है, ठीक है, जौ है, दालें हैं, ठीक है, धान मतलब चावल है, ठीक है, तिल है, और सरसों। ये सारी चीज़ें उस टाइम में उगाई जाती थी। तो इस सब के बारे में वो लोग हैं वो जानते थे। तो ये अवशेष मिलता है, गेहूँ, जौ, दालें, धान, तिल, इन सब के बारे में वो लोग वाकिफ थे, यानी कि ये चीज़ उगाते थे, इसका मतलब है वो सारी चीज़ें हैं वो इन सब चीज़ों से वाकिफ थे। अगर आपको यूपीएससी पूछ लेती है या कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या ये लोग गेहूँ, जौ, दालों, धान, तिल, सरसों इन सब से वाकिफ थे, तो हाँ बताना है, इन सब से ये लोग वाकिफ थे। बाजरे के बारे में ज़्यादा इनको नॉलेज नहीं थी, ठीक है, बाजरे के बारे में इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। गेहूं वगैरह के बारे में इनको अच्छी खासी नॉलेज थी, ये लोग उगाने का भी काम करते थे। ठीक है जी, याद रहेगा। सिंचाई के लिए क्या करते थे, इरिगेशन कैसे होता था, इरिगेशन के लिए क्या करते थे, पानी को स्टोर करते थे, जल को। जैसे आप देखोगे लोथल में आप देखोगे तो वहाँ पे क्या व्यवस्था की गई है, पानी को स्टोर करने की व्यवस्था की गई। धौलावीरा में पानी को स्टोर करने की व्यवस्था की गई है। किस प्रकार से, एक बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बनाई गई है। इस प्रकार से ज़मीन को खोदा गया है, आज भी खोदा जाता है। उसमें ये पहले क्या करते थे, आज तो प्लास्टिक बिछा देते हैं, उस टाइम में कुछ सीमेंट वगैरह, चारकोल वगैरह डाल देते, सीमेंट नहीं होती थी, चारकोल और ईंटें डाल देते थे, जिससे क्या पानी सोखता नहीं था और यहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता था। तो वहाँ पर पानी की स्टोर की व्यवस्था हुआ करती थी, पानी को संग्रहण करने की भी व्यवस्था होती थी। इसे वाटर हार्वेस्ट कहा जाता है, वाटर स्टोर कहा जाता है। तो यहाँ पर वाटर स्टोर की भी व्यवस्था हुआ करती थी। लोग पशु पालते थे, जी हाँ, यहाँ के लोग पशुपालन भी किया करते थे। गाय हैं, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इनको पालने का भी ये लोग काम करते थे। ठीक है, गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ, ये लोग पालतू जानवरों को पालते थे, उनसे दूध निकालते थे और उनका दूध है वो शहरों में भेजने का काम करते थे। ये चीज़ें याद रखते हैं, याद रहेगी आपको। किन किन चीज़ों के बारे में जानते हैं, यहाँ से तालाब मिले हैं। तालाब क्यों, तालाब का उपयोग पानी पीने के लिए, पानी भरने के लिए, सिंचाई के लिए किया जाता था। यहाँ से बड़े बड़े चारागाह भी मिले हैं, उनका उपयोग यहाँ पे भैंसों को, भेड़ों को चारा खिलाने में भी करते थे। ठीक है लोग, ये चीज़ याद रहेगी। हिरण जैसे जानवर हैं, उनका शिकार भी ये लोग करते थे। तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी कि ये लोग किस किस के बारे में जानते होंगे। ठीक है, ये लोग क्या अनाज उगाते थे, अनाज ये उगाते थे, गेहूँ, चावल, जौ, मटर, धान, तिल, सरसों, इन सब के बारे में जानते थे। हल के साग से भी मिले हैं, खेती करते हैं, एक छोटा सा हल मिलता है, इतना सा है, एक हल का साग से भी मिला है। इसका मतलब ये लोग हल के बारे में भी जानते थे। अगर यूपीएससी पूछ ले या कोई भी एग्जाम पूछे, क्या ये लोग हल के बारे में जानते थे, हाँ ये लोग हल के बारे में जानते थे। क्या ये लोग पानी को स्टोर किया करते थे, हाँ हमें साग से मिलते हैं कि ये लोग पानी को स्टोर किया करते थे। क्या ये लोग गेहूँ चावल के बारे में जानते थे, हाँ। क्या ये लोग शिकार करते थे, तो हाँ हमें साग से मिलते हैं कि ये लोग हिरण वगैरह के शिकार भी किया करते थे। क्या ये पशुपालन करते थे, तो हमें साग से मिलता है ये लोग पशुपालन भी किया करते थे। याद रहेगी इतनी सारी चीज़ें, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हम बात करते हैं धौलावीरा के बारे में। ये जो मूर्ति है इसके बारे में बात करता था। ये कहाँ से मिली, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। ये इसकी दाढ़ी है, यहाँ पे इसने ये देखो मुकुट बांध रखा है, ये इसने शॉल ओढ़ी है और यहाँ पे ये देखो शॉल पे डिजाइन किया गया है। ये कहाँ से मिली है, ये मोहनजोदड़ो से मिली है, जो कि किसी राजा वगैरह की मूर्ति रही होगी। ठीक है जी, याद रहेगा। ये कच्चे माल के बारे में हमने बात की।
ये हमारी उस टाइम में तकलिया, मतलब बात कर रहे थे कि सूत वगैरह काटने का काम करते थे ये लोग, तो इससे सूत वगैरह काटने का ये लोग काम किया करते थे। इसका भी हमें अवशेष मिलता है। ठीक है जी। हमने बात किया था तांबे का कहाँ से, राजस्थान से। टीन कहाँ से, अफगानिस्तान से करते हैं। सोना कहाँ से, कर्नाटक से करते हैं। बहुमूल्य धातु गुजरात ईरान से ये लोग बहुमूल्य धातु वगैरह है, बहुमूल्य पत्थर है, इनका आयात करते होंगे। फिर हमने देखा था कि ये लोग गेहूँ है, जौ है, दाल मटर, इनके बारे में जानते थे। ठीक है। जमीन में हल का उपयोग किया जाता है तो हमें हल के भी साक्ष्य मिलते हैं। इससे पहले हमें हल के साक्ष्य नहीं मिले थे, लेकिन यहाँ पे हल का साक्ष्य मिलता हमें। पानी को स्टोर करने की व्यवस्था भी हमने देखी थी कि हमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है, हड़प्पा क्या लोथल है, धोलावीरा, यहाँ से पानी को स्टोर करने की भी हमने साक्ष्य मिले हैं। हमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी के पालतू बनाने के भी अवशेष मिले हैं। बस्ती और चारागांव के भी अवशेष मिले हैं। हिरण के शिकार करते थे, मछलियों के शिकार करते थे, इसका भी हमें अवशेष मिला है। अब हम बात करते हैं धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा कहाँ पर है? ये रहा धोलावीरा, गुजरात में बसा हुआ है। यहाँ पे चहुंदड़ो है, कोट दीजी है, मोहनजोदड़ो, इसके बारे में अभी हमने बात की है। ठीक है। यहाँ पे आमिरी बालाकोट है, ऊपर यहाँ पे गर्नीवाल है। ठीक है। ये हड़प्पा, ये बनावली, कालीबंगा, लोकेशन सबकी पता होनी चाहिए। ऊपर राखीगढ़ी है, यहाँ पे ये राखीगढ़ी है, सबके बारे में लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। बात करें धोलावीरा की तो ये कहाँ पर है? ये कच्छ में है। आज का जो कच्छ का एरिया है वहाँ पर ये बसा हुआ है, गुजरात के कच्छ में बसा हुआ है धोलावीरा। लोकेशन याद रहेगी। धोलावीरा की अब हम कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो अगर धोलावीरा की विशेषता के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो पानी है ना, साफ पानी मिलता था। पानी कैसे मिलता था? साफ पानी ये मिलता था यहाँ से। ये चीज़ याद रखना कि धोलावीरा से है जो पानी कैसा मिलता था, पानी है वो साफ मिलता था। यहाँ की जो ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हुआ करती थी। पानी साफ मिलता है, ज़मीन है वो यहाँ पे उपजाऊ हुआ करती थी। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आप ये याद रखना कि धोलावीरा है, देखो ज़्यादातर जो सिटीज़ थी ना उसे दो भागों में, ये पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग अमीरों के लिए, पश्चिमी भाग है वो गरीबों के लिए हुआ करता था। पूर्वी भाग बड़ा होता था, ऐसे हाइट वाइज बड़ा, ये छोटा होता था। लंबाई चौड़ाई में पश्चिमी बड़ा होता था, पूर्वी बड़ा होता था, और ये छोटा होता था। तो ये हमने कुछ डिफरेंस इनके बारे में देखे थे। लेकिन अब बात करें किसकी? धोलावीरा की। तो धोलावीरा है वो 3 भागों में बटा था। बाकी शहर है वो कितने भागों में थे? 2 भागों में थे। बाकी शहर है 2 भागों में, पूर्वी और पश्चिमी। ये पश्चिमी वाला है, ये पूर्वी वाला है। लेकिन धोलावीरा है वो कितने भागों में था? ये 3 भागों में था। इस प्रकार से अमीर, सेकंड अमीर, तीसरा अमीर, मतलब ये बहुत ज़्यादा अंबानी वगैरह, ये मध्य क्लास हो गया आप और हमारे जैसा, और ये हो गया गरीब। इस प्रकार से ये बटा हुआ था, एक अंबानी, एक मध्यम, एक गरीब। धोलावीरा वो 3 भागों में विभाजित था। तो धोलावीरा है वो 3 भागों में बटा था, 3 भागों में बटा था। बाकी शहर है वो कितने में थे? बाकी 2 में थे, बट धोलावीरा है वो 3 भागों में बटा था। ठीक है। साथ ही साथ में हमने देखा था हर हिस्सा है, चाहे पूर्वी हो पश्चिम, उसके चारों ओर दीवार थी। तो यहाँ पे भी हर हिस्सा था, उसके चारों ओर दीवारें हुआ करती थी। ये भी एक धोलावीरा की विशेषता है, और ये हर जगह देखने को मिलती है। अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार हुआ करते थे, जैसे कि ये बना हुआ है घर। ठीक है। ये पूरा पार्ट बना हुआ है, इसके चारों ओर दीवार है, तो यहाँ पे एक गेट होगा, यहाँ दूसरा गेट होगा, यहाँ पे गेट होगा। आज भी शहरों में होता है, आज भी शहर है उसके चारों ओर दीवार। जैसे जयपुर आप देखोगे तो जयपुर के चारों ओर परकोटा बना हुआ है, अंदर जाने के लिए गेट बने हुए, अजमेरी गेट है। ठीक है। सांगानेरी गेट है, तो गेट बने हुए। तो इस प्रकार के गेट है वो उस समय भी बना हुआ करते थे। जोधपुर में देख लो, अपने जयपुर में देख लो, और भी कई सिटीज़ है वहाँ पर ये गेट देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो चारों ओर दीवारें होती थी और गेट बने होते थे, ताकि है ना दिक्कत ना है, भाई कोई बाहर से अटैक ना कर दे, इसलिए चारों ओर गेट बनाए जाते थे। तो दीवारें चारों ओर होती थी, और उससे अंदर आने के लिए गेटों की भी व्यवस्था थी, ताकि लोग अंदर से आ जा सके। ठीक है। बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। साथ ही साथ में यहाँ पर अभिलेख भी मिले हैं। अब अभिलेख क्या होते हैं? जो हमने देखा था कि अभिलेख कुछ लिखे जाते हैं, ऐसे ताल पत्र वगैरह होते, उन पर लिखे जाते थे। तो हमें अभिलेख भी मिले हैं। ठीक है। यहाँ पे हमें बस्ती मिली है, बड़ी बड़ी सार्वजनिक कार्यक्रम देखने को मिलते थे। ठीक है। यहाँ पे मुहरें भी मिली है। क्या मिली यहाँ पर? यहाँ पे मुहरें भी मिली है। अब ये जो मुहरें थी ना, वो उसमें क्या विशेषता थी? कुछ अलग ही विशेषता देखने को मिली है। जैसे जो बाकी जगह जो मुहरें मिली है ना, उस पर ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत ही लिखा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। पर यहाँ पे जो मुहरें मिली है, यहाँ पे मुहरों पे लिखी, साथ साथ में यहाँ पे अभिलेख भी मिलते हैं। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है बाकी शहरों से। ठीक है जी। ये चीज़ याद रहेगी आपको कि दूसरे जो शहर थे उसमें और धोलावीरा में क्या था कि पानी यहाँ पे साफ था, जमीन यहाँ की उपजाऊ हुआ करती थी। ठीक है। कई नगर 2 भागों में थे, बट धोलावीरा है वो 3 भागों में बांटा गया था।
मोस्ट ऑफ जो नगर थे वो 2 भागों में थे, बट धौलावीरा है वो 3 भागों में बांटा गया था। इसकी चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी, ऊंचाई पर काफ़ी ऊंचे ऊंचे दीवारें भी बनाई जाती थी। फिर प्रवेश द्वार हुआ करते थे जिससे लोग अंदर आ जा सकें, ये भी हमने देखा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखी थी। अब हम बात करते हैं लोथल के बारे में। लोथल कहाँ है? ये भी गुजरात में है, ये माही नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, लोथल। और यहाँ पे कहाँ है? धौलावीरा, ये ऊपर रह गया है। ये मोहनजोदड़ो है, ये हड़प्पा है। ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो बात करते हैं लोथल। लोथल कहाँ पर? ये है खंभात की खाड़ी, ये आज का हमारा गुजरात है। तो यहाँ पर बसा हुआ लोथल। ठीक है, यहाँ पे रिवर एक मिलती है साबरमती, तो यहाँ साबरमती इधर माही आ जाती है, ऊपर साबरमती आ जाती है। तो ये साबरमती के एक सहायक रिवर है, उस पर ये बसा हुआ है। साबरमती जो रिवर है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, उस पर ये शहर बसा हुआ है लोथल। लोथल से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं और लोथल से हमें क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं? तो लोथल के साक्ष्य के बारे में अगर बात करें तो यहाँ से क्या मिलता है? हमें पत्थर मिलते हैं, यहाँ से हमें शंख मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं, बड़े बड़े कीमती पत्थर मिलते हैं। हमने देखा था कि गुजरात से चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी, तो यहाँ से बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, कीमती पत्थर मिलते हैं, बहुमूल्य धातु मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में हमने देखा था कि यहाँ शंख भी मिलते हैं, कहीं हमें शंख भी मिलते हैं। शंख का उपयोग क्या अलग अलग उपयोग किए जाते होंगे, बट हमें शंख के साक्ष्य भी मिलते हैं। इसका मतलब ये लोग शंख से वाकिफ हुआ करते थे। ऐसे दिमाग जरूर लगाए, जो जो चीज़ें मिलती हैं उसका मतलब ये लोग उनके बारे में जानते होंगे। अन्न के भंडार गृह मिले हैं, हमने देखा था कि बड़े बड़े अन्न के भंडार गृह मिले जिसमें अन्न को स्टोर करके, भोजन को स्टोर करके रखा जाता होगा। तो बड़े बड़े हमें भंडार गृह भी मिले हैं। ठीक है जी, इस भंडार गृह में हमें अनाज मिला है, हमें मुहरें मिली है, ये सारी चीज़ें मिली है। ये जो भंडार गृह थे बड़े बड़े बनाए जाते थे, इसमें क्या मिला है? हमें भंडार गृह में अनाज मिला है। ठीक है, साथ ही साथ में हमें क्या मिला है? मुहरें भी मिले, इसके अंदर रखी जाती थी। ठीक है, साथ ही साथ में पत्थर के टुकड़े मिले हैं, मनके मिले हैं, ये सारी चीज़ें मिली यहाँ से। ठीक है जी, तो ये मोहनजोदड़ो के बारे में आपको याद रहेगा, लोथल के बारे में याद रहेगा, हड़प्पा के बारे में याद रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं, आपको याद रहनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें मिली है? पत्थर मिले हैं, शंख मिले, कीमती धातु यहाँ से मिली है, भंडार गृह यहाँ से मिला है। ठीक है, अब एक होता है मुहरबंदी होती है। मुहरबंदी होती क्या है? मुहरबंदी क्या होती है कि जो मुद्रा होती है ना, मुद्रा नहीं होती है, उसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि क्या होता है, एक मुद्रा क्या होती है, आपने देखा होगा जो डिब्बे वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ें होती है उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, तो ऐसी मिट्टी ली जाती है, वहाँ पे थप्पा लगाया जाए तो सील यहाँ पे चिपका दी जाती है। ऐसी मिट्टी की एक सील होती है, वो चिपका, आज भी हम कहते हैं यहाँ पे सील लगी होती है, ठप्पा लगा होता है, तो इसी प्रकार का यहाँ पे ठप्पा लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है, वो वैलिड हो जाती है। और वहाँ पे जब तक ठप्पा है, इसका मतलब है ये चीज़ इसके अंदर आइटम है वो उसको लीक नहीं हुई है, खराब नहीं हुई है, उसको मतलब डैमेज नहीं किया गया है। जैसे मेरे को भी कोई चीज़ दे के भेजा है, उस पर ऐसे थप्पा लगा दिया जाता है, तो मैं वापस वहाँ जहाँ पहुँचाना वहाँ पहुँचा दूंगा, तो वो देखेगा, उसको कैसे पता चलेगा इसमें से चीज़ निकाल दी है, चोरी हो गई, तो वो देखेगा। अगर सील टूटी हुई है तो वो कहेगा नहीं चोरी हो गई है, सील नहीं टूटी है इसका मतलब है चोरी नहीं हुई है। तो इसे मुहर कहा जाता है, मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, और जहाँ मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, जहाँ ये मुद्रा का प्रयोग किया जाता है उसे मुहरबंदी कहा जाता है। ये चीज़ याद रहेगी, मुहरबंदी और मुद्रा में आपको अंतर पता रहेगा। ये तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात की जाती है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका अंत कैसे हुआ। हमने हड़प्पा के बारे में बात की, इसका उदय हुआ, काफ़ी वेल डेवलप सिटीज़ हुआ करती थी, नगर हुआ करते थे, बड़ी बड़ी इमारतें हुआ करती थी, हमें बहुमंजिला इमारतें देखने को मिली है यहाँ पे। ठीक है, डॉकयार्ड देखने को मिला, मतलब ये यहाँ पे नाव वगैरह रखे जाते हैं ना, यहाँ पे पोर्ट वगैरह बंदरगाह नहीं होते, इस प्रकार की भी हमें देखने को मिलती हैं लोथल से, धौलावीरा से। ठीक है, अन्न के भंडार देखने को मिलते हैं, बहुमूल्य धातु देखने को मिलते हैं, राजा का सिस्टम देखने को मिलता है। पर इन सब के बावजूद ये हड़प्पा है, उसका अंत कैसे हुआ। अब देखो, जो हड़प्पा का जो अंत होता है उसके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास में। हम जितने भी चेक करते हैं, अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग चीज़ें बताते हैं। क्या क्या चीज़ें बताते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा कि भूकंप आया होगा, जिससे क्या होगा, लोग दब गए होंगे। कोई लोग भूकंप मतलब अर्थक्वेक, भूकंप आता ना उसकी वजह से। कोई लोग कहते हैं कि वहाँ पे सूखा पड़ गया होगा, कोई लोग कहते हैं भूकंप आया होगा, ठीक है, उसकी वजह से लोग दब के मर गए। कोई लोग कहते हैं सूखा पड़ा होगा, ड्रॉट आया होगा, तो यहाँ से ये लोग चले गए, कहीं और बसने लग गए, ये भी एक रीज़न है। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये जो नदियाँ हैं ना, इसमें बाढ़ वगैरह आई होगी, इसके साथ में बह के चले गई और लोग मर गए। कुछ लोग कहते हैं कि नदियों का पानी ही सूख गया था, इस वजह से भी लोग मर गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे बाहरी लोगों का अटैक हो गया था, आक्रमण हो गया था, इस वजह से ये लोग मर गए, इनकी संस्कृति नष्ट हो गई। तो इसके पीछे अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग कारण देते हैं,
अलग अलग कारणों की वजह से ये लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए और इनका अंत हो गया। तो ऐसे कोई स्पष्ट रीज़न नहीं है कि भाई इन लोगों का अंत क्यों हुआ है, बट ऐसे अलग अलग लोग बताते हैं कारण। कुछ लोग कहते हैं जंगल नष्ट हुए थे इसलिए ये लोग, चारागाह की कमी हो गई थी, पशुओं को चराने की कमी पड़ी थी, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, बट स्पेसिफिक कोई रीज़न है नहीं। ठीक है, तो इस कारण से धीरे धीरे ये पूरी हड़प्पा सभ्यता वो अंत हो जाता है। यहाँ से लोग चले जाते हैं, पूरी एक सभ्यता थी वो बहुत ज़्यादा विकसित सभ्यता थी, उसका अंत हो जाता है, पूरी सभ्यता ही खत्म हो जाती है। फिर यहाँ से स्टार्ट होती है, बाहर से लोग आते हैं आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता क्या थी उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा तीसरा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम चौथा चैप्टर है वो कल देखेंगे। ठीक है जी, तो आज इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं वैसे इस चैप्टर में, तो यही चैप्टर है वो ख़त्म करते हैं।